आयोजित भारतीय नौसेना दिवस के अवसर पर इस सभागार में उपस्थित इस विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर विनोद कुमार सिंह जी, विभाग के ही आचार्य हर्ष कुमार सिन्हा जी, श्रीनिवास मणि त्रिपाठी जी, प्रदीप यादव जी, डॉक्टर जितेंद्र और डॉक्टर अभिषेक तथा इस सभागार में उपस्थित सभी शोध छात्र और छात्र छात्राएं, बहुत महत्वपूर्ण दिवस है आज। 1971 में, जैसा कि अभी आपको बताया गया, 4 दिसंबर की एक घटना जो थी, हमारे ख्याल से कुछ इधर उधर हो जाएगा डेट, 26 मार्च 1971 की लड़ाई शुरू हुई थी और बहुत प्रेशर के अंतर्गत भारत था। भारत इसलिए प्रेशर के अंतर्गत था क्योंकि हम लोगों की आर्थिक स्थिति उस समय आज की जैसी नहीं थी। बहुत से, जैसे आज भी सामान का प्रोक्योरमेंट बाहर के देशों से होता है, उस समय बहुत चुनौतियां थी ज़्यादा। और पहली बार हम लोगों के जानकारी में बांग्लादेश का सेस कर लगाया गया था, जो 10 पैसे उस समय हुआ था। और 4 दिसंबर की लड़ाई जो हुई, 16 दिसंबर को पाकिस्तानियों ने पूर्वी पाकिस्तान में आत्मसमर्पण किया। वो आत्मसमर्पण और भारत का आत्मसम्मान, 1971 से पहले की लड़ाइयाँ जो हुई थी, उससे आत्मसम्मान को धक्का भी लगा था, कभी बराबर भी हुआ था। लेकिन 71 में ये बहुत अपने बिल्कुल हाइट पे था। कारण ये है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इतनी बड़ी संख्या में सैनिकों ने आत्मसमर्पण नहीं किया था किसी भी लड़ाई में। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जितनी भी लड़ाई हुई थी, जिसमें बहुत प्रमुख लड़ाइयों में था, कोरिया का वार था, वियतनाम था, किसी में इतना डिसाइसिव रिजल्ट नहीं निकला। सब में फंस गए, हार गए, बर्बादी हो गई। तो इसीलिए इस बहुत कम समय में बहुत ही लाइटनिंग कैंपेन था। बड़ी तेजी से भारतीय सेना ने एक इतिहास रच दिया। वो इतिहास आज तक नहीं रचा गया और शायद आगे भी नहीं रचेगा, कि एक नए देश का जन्म करा दिया। अमेरिका के पॉलिटिकल प्रेशर, मिलिट्री प्रेशर, इकोनॉमिक प्रेशर के बावजूद भी उस समय पूरे दुनिया में वॉर कॉलेजेस है, जैसे हम लोगों के यहाँ वॉर कॉलेजेस है, उन वॉर कॉलेजों में 71 की लड़ाई के जो जर्नल्स थे, मेजर जर्नल थे, ब्रिगेडियर्स थे, लेक्चर्स की झड़ी लग गई। लोग बुलाते थे कि आप हमारे स्टूडेंट्स को मोटिवेट कीजिए, लेक्चर दीजिए, कैसे क्या हुआ 71 की लड़ाई में, कैसे वो उस लड़ाई के जीत का पूरा श्रेय जो था, सबको, सब सेनाओं का श्रेय है, सारे सैनिकों का श्रेय है। लेकिन जो सबसे कुछ अधिक महत्वपूर्ण होता है, वो भारतीय नौसेना का था। उसने ईस्ट और वेस्ट में पाकिस्तान के कनेक्टिविटी को काट दिया था। इधर से उधर, उधर से इधर आना बंद था इनका। और ये वहां पे एक आइलैंड की स्थिति में, द्वीप की स्थिति में फंस गए। और इतनी चालाकी से भारतीय सरकार ने, अरे 1 लाख सैनिक थे, 95,000 सैनिक थे। उस समय रेडियो से पेपर पॉम्फलेट्स गिराए गए कि आत्मसमर्पण कर दो, घिर गए हो, कोई रास्ता नहीं है, पश्चिमी पाकिस्तान कट चुका है, अब आ नहीं सकता कोई तुम्हारी हेल्प के लिए, न खाना मिलेगा, न एमुनिशन मिलेगा। और वो आत्मसमर्पण। और अगर ये रास्ता पानी का चालू रहता तो ये आत्मसमर्पण होने वाला नहीं था, लंबा खिंचता, और हो सकता है पॉलिटिकली बीच में अमेरिका कोई और इसमें आ जाते और वो डिसाइसिव रिजल्ट भी हम नहीं पा पाते। बहुत ही डिसाइसिव बैटल थी। और उसके बाद से भारतीय सेना, भारत के सेना के अधिकारियों की प्लानिंग विश्व में उसकी तूती बोल है।
इतना इम्प्रेसिव, हम खुद देखे हैं, दोनों सेमिनार खुद देखे हुए हैं। हालांकि हमने बहुत लेट देखा 1982 में, उसमें मेजर जनरल बरार, लक्ष्मण सिंह तमाम आए थे लोग, और वॉर मैप्स लेके आए थे। और वॉर मैप्स में उन्होंने बताया कि कैसे हमारे जर्नल्स जो हैं, ये मानिक शाह वगैरह, ये खुली जीप में एक मोर्चे से दूसरे मोर्चे तक जाते थे जरूरत पड़ने, खुली जीप में जाते थे, कहीं डरते नहीं थे, फ्रंट लाइन पर हम। और वही चीज जो है आज हमारी इज्जत भारतीय सेना की आज भी बरकरार है। और आज 2023 में हम उस स्थिति में पहुंच गए हैं कि जब हम एक रीजनल पावर के तौर पे अपने को प्रस्तुत कर रहे हैं कि हम एक रीजनल पावर हैं और ग्लोबल अप्रोच है हमारा। रीजनल पावर के साथ साथ ग्लोबल अप्रोच है, और भी दूर तक जा सकते हैं और दूर तक आगे बढ़ के काम कर सकते हैं। तो आज ऐसे 4-9 दिसंबर के अवसर पे सारे सैनिकों को, नव सैनिकों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर दी। आज की क्या हमारी जिम्मेदारियां हैं और चुनौतियां क्या हैं, उसके साथ साथ इस पर कुछ हमारे ख्याल से हमारी आवाज ही चली जाए। ठीक है सर, सही है सर, नजदीक रहने में नहीं, नजदीक से होता है। तो सेना किसी भी देश की सुरक्षा के लिए, अखंडता के लिए, चाहे लड़ाई हो चाहे ना हो, तमाम अनकन्वेंशनल चैलेंजेस भी रहते हैं, उसके लिए सेना, पैरामिलिट्री फोर्सेस और तमाम एलाइड फोर्सेस की जरूरत पड़ती है, रखना पड़ता है, कोई उसको डिनाई नहीं कर सकता। तो इसमें हमारे यहाँ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और नेवी 3 सेनाएं प्रमुख हैं, सभी देशों में 3 प्रमुख हैं। तो उसमें जो सबसे तीसरे नंबर पे है भारतीय नौसेना की। और सब एलोकेशन जब होता है बजट, डिफेंस बजट का, तो उसमें सबसे कम हिस्सा, सबसे कम इम्पोर्टेंस नेवल फोर्स को जाती है। जबकि जो हमारे अप्रोच और चुनौतियां बढ़ रही हैं, उसके हिसाब से अब नेवल फोर्स जो है उसको बहुत अधिक महत्व देने की जरूरत है, क्योंकि विदाउट नेवी आप रीजनल और ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, चुनौतियों को नहीं पूरा कर सकते। क्योंकि कोई एयरफोर्स की एक बहुत लिमिटेशन होती है, वो एक बार उड़ा, आधे समय में उसको उतरना पड़ेगा ऑपरेशन करके, आधा समय जाने के लिए, आधा समय आने के लिए, तो आधा ही समय रहता है। एयर रिफ्यूलिंग वगैरह का सिस्टम है, लेकिन उस तरह के पावरफुल इंजन और पावरफुल पायलट भी तो चाहिए कि जो टाइम के बियॉन्ड भी काम कर सके। ठीक है, तो एयर रिफ्यूअल ऐसा नहीं है कि एक बार कर दिए, दोबारा कर दिए तो यहाँ से पूरे ग्लोब का चक्कर लगे मारने, ऐसा नहीं, वो आपको उतर के आ जाना पड़ जाए। तो एयर लैंड फोर्सेज भी बहुत जरूरी हैं, क्योंकि हमारे जो सीमा पर 15,300 किलोमीटर लंबा हमारा थल सीमा है, उसमें बहुत चुनौतियाँ, चीन है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, ये सब है, इधर म्यांमार है। तो अगर बिल्कुल ओपन बॉर्डर छोड़ दिया जाएगा तो बहुत सी चुनौतियाँ दूसरे जगहों से उपस्थित हो रही। तो अब हमको, अभी बाद में हम बताएंगे कि हमको अपने अप्रोच को बदलना पड़ेगा और नेवी को निश्चित रूप से फ्रंट लाइन पे लाना पड़ेगा। आगे बाहर के काम के लिए, देश की सुरक्षा के लिए तो सिस्टम लगे हुए, लेकिन बाहर के लिए जो हम थिएटर कमांड बनाना सोच रहे हैं, भारतीय सरकार उस पर काम कर रही है। एक कंबाइंड कमांड बना है, अंडमान निकोबार कमांड, जो पोर्ट ब्लेयर में, उसमें सुखोई भी है, उसमें थल सेना के ब्रिगेड भी है, उसमें नेवल यूनिट्स भी हैं। तो उसके आगे बढ़ के थिएटर कमांड पे काम चल रहा है, तो जो एक बहुत बड़े रीजन के थिएटर पे काम करेगा। जैसे इंडियन ओशन का थिएटर हो गया, इधर पैसिफिक ओशन का थिएटर हो गया, जहाँ पे एक बहुत बड़ा ओपन सी है। दूसरी बात यह है कि जो सेना जो है, नौसेना जो है, ये सबसे ज्यादा हाईली सिक्योर और मोबाइल फोर्स है। आप थल सेना को न आगे कर सकते हैं न पीछे कर सकते हैं, बहुत जल्दी नहीं कर सकते, फ्रंट चेंज नहीं कर सकते, एक फ्रंट से दूसरे फ्रंट पे नहीं करते, टाइम लगेगा, महीनों टाइम। एयरफोर्स की तो बहुत ही लिमिटेशन है, वो सपोर्टिंग रोल में रहता है, एयरफोर्स का कोई इंडिपेंडेंट रोल डिफाइन नहीं। लेकिन तीसरे नंबर पर जो नेवल फोर्स है, ये बहुत ही हाईली मोबाइल है, बहुत सिक्योर फोर्स है। अगर किसी भी चैलेंज में 500 किलोमीटर 300 किलोमीटर पीछे हटाया जा सकता है, आगे हटाया जा सकता, लेफ्ट राइट में इसको किया जा सकता है, और बहुत सिक्योर है। और ये फुल फोर्ट की तरह से चलता है, इसमें किसी की अब कोई जरूरत नहीं है।
जो नौसेना अगर आगे बढ़ गई और थिएटर कमांड अगर हमने बना लिया, अगर थिएटर कमांड की फोर्सेज आगे बढ़ गई तो उनको किसी की जरूरत नहीं, कोई भी लैंड सपोर्ट की जरूरत नहीं, क्योंकि उसमें तेल के भी शिप रहते हैं, खाने पीने के भी शिप रहते हैं, हॉस्पिटल के पोत रहते हैं, कम्युनिकेशन के पोत रहते हैं, जो आपका प्रिंसिपल वॉरशिप्स हैं वो सब रहते हैं, नीचे से सबमरीन्स पूरे एरिया में ट्रेवल करती रहती हैं कि कोई उसके बीच में बाधा ना आवे, ऊपर से वायुयान उड़ते रहते हैं, हमेशा लॉन्ग डिस्टेंस तक की सूचना लेते रहते हैं, सैटेलाइट कम्युनिकेशंस के वॉरशिप्स रहते हैं जिसमें बड़े बड़े एंटीना लगे रहते हैं, वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन को ब्रेक नहीं होने देते हैं। तो ऐसा जो है ये पावर किसी के पास नहीं। और अगर आपको और हमको या अमेरिका को या चीन को कहीं भी ऑपरेशन करना होगा तो ये पावर आपको एक लिमिटेड अपनी हैसियत के अनुसार, ग्लोबल में इंडिया को अमेरिका से लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, कहीं को ऐसा दिख रहा है कि हम जाएंगे लड़ने, लेकिन पूरे इंडियन ओशन रीजन में और उससे जो छठा जुड़ा हुआ वाटर रीजन है, अगर उसमें हमको जरूरत पड़ती है तो हमारा ये कमांड मूव करना बड़ा इंप्रेसिव होता है। जैसे आप अभी दिखाए समुद्र का सीन दिखाए, समुद्र अपने आप में बड़ा रोमांचक होता है। समुद्र जो है वो सबसे ब्यूटीफुल प्लेस ऑन अर्थ है और इतना बड़ा प्रकृति का रूप आपको कहीं एक साथ दिखता नहीं है। इसीलिए जितने भी टूरिस्ट हैं, जितने भी घूमने फिरने वाले लोग हैं, वो समुद्र के किनारे जाते हैं। सारे इम्पोर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट सब समुद्रों के किनारे, भीड़ लगी रहती है, वहाँ जगह नहीं मिलती सीजन में या बगैर सीजन। तो इसका एक बहुत बढ़िया आपको उदाहरण बताएं कि 82 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फॉकलैंड वॉर लड़ा और अर्जेंटीना ने फॉकलैंड में जो उसके अर्जेंटीना के पास जो 300 किलोमीटर दूर है, 2 आइलैंड्स ग्रुप में ब्रिटिश कंट्रोल था। तो इन्होंने एकाएक उस पर अटैक करके और अपना कब्जा कर लिया। छोटी यूनिट थी, सब हट गई यूनिट। तो उसमें मार्गरेट थैचर थी ब्रिटेन की प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने कैबिनेट ने डिसाइड किया नहीं, वो हम 13,000 किलोमीटर दूर ब्रिटेन से अर्जेंटीना जो कि आपका साउथ अटलांटिक ओशन का पार्ट है, हम उसको छोड़ेंगे नहीं, उसको किसी भी कीमत पे ब्रिटिश झंडे के नीचे लाना है। इसकी तैयारी हुई। अब कहाँ 13,000 किलोमीटर दूर जाना था और वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद इस तरह का कोई मूवमेंट लंबा हुआ भी नहीं था एक स्पेसिफिक एम पे। तो 100 वॉरशिप्स तैयार निकाले गए, 100 वॉरशिप्स, और उसमें से 45 या 46 वॉरशिप्स जो थे वो केवल वो थे सप्लाई वाले, सामान लदे थे, हॉस्पिटल वाले थे और भी एम्यूनिशन थे, केवल लौट के तो आज जल्दी आ नहीं सकते 13,000 किलोमीटर। और उन्होंने वहां से ट्रेवल किया और अर्जेंटीना पर लड़ाई किया। 10 हफ्ते तक लड़ाई, 70 दिन तक लगभग लड़ाई चली थी और कहीं से कोई सपोर्ट नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं। अर्जेंटीना में जितने भी प्रिंसिपल वॉरशिप्स थे, एक बड़ा था उसको डुबा दिया गया। न्यूक्लियर सबमरीन 2 भेजी गई थी, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर लगाए गए थे उधर से ब्रिटेन की तरफ से, और 100 की फोर्स लेके पहुंचे और उन्होंने किसी जमीनी कार्रवाई किया। वहाँ एम्फीबियस ऑपरेशन में उतरे, सैनिक को उतारा गया तो गोले बंदूक के साथ जमीन पे, और उन्होंने लैंड ऑपरेशन किया और पूरे लैंड पर कैप्चर 10 हफ्ते। ये पावर नहीं। तो हमारी समस्या ये है कि हमने अपना फॉरेन पॉलिसी बदला। जो हम पहले 93 में लेके आए थे कि हम लुक ईस्ट पॉलिसी हमारी सबसे बढ़िया है, जिसमें हम साउथ ईस्ट एशियन कंट्री जो हमारे इंडियन ओशन रीजन के बहुत पड़ोसी देश हैं, इनसे अपना तमाम संबंध विकसित करेंगे, तमाम टाइज डेवलप करेंगे और रिश्ता बढ़ाएंगे। उसको हमने 2014 में बदल के एक्ट ईस्ट कर दिया। तो एक्ट ईस्ट में वहां तक का एरिया आ गया, अमेरिका और रूस के व्लादिवोस्टोक तक का एरिया आ गया, जो पूरा इंडो पैसिफिक रीजन कहा जाता है। ये हमारी पॉलिसी चेंज की वजह से हुआ। हमने कहा कि नहीं, हम इंडियन ओशन पे पावर नहीं है कि हम अपने क्षेत्रीय वाटर रीजन को देखते रहे और उसी में तैरते रहे। हम आगे बढ़ के इंडो पैसिफिक अपने इंटरेस्ट को वहां तक ले जाएंगे और उसकी सुरक्षा के लिए अपने को तैयार करें। तो जो हमने अपनी पॉलिसी बदली, अब हमको अब मजबूत नौसेना की जरूरत है। वरना अगर हमको अपने क्षेत्रीय कोस्टल रीजन का जो हमारा रीजन है
जो कि 2.02 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का है, जो हमारा रीजन, थोड़ा सा और आगे बढ़ा लो तो उसमें अगर हमको सुरक्षा देनी रहे अपने मेन लैंड को या अपने मैरीटाइम इंटरेस्ट को, तो हमारी पुरानी नेवी ठीक है जैसे चल रही है वैसे चल रही है। लेकिन जब हमने उसका एरिया इंडियन ओशन से बढ़ा के पैसिफिक ओशन, जापान सी है उसके आगे तक पहुंचा दिया, और कोस्टक सी तक पहुंचा दिया, ये व्लादिवोस्टोक के पास का सी है, तो अब हमको हमारे इंटरेस्ट जो है फैल गए और हमारी पावर कैपेबिलिटी अब बढ़नी चाहिए। और अगर नहीं बढ़ेगी तो किसी भी संकट के समय या किसी भी परेशानी के समय हम वो रिजल्ट नहीं दिखा पाएंगे या वो हम अपने सुरक्षा नहीं कर पाएंगे जैसा कि हमको एज ए इम्पोर्टेंट कंट्री एशिया के करना चाहिए। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि अभी फ्राइडे को 2-3 दिन पहले नेवल चीफ जो है वो आर हरि कुमार जो थे, इन्होंने अपने एड्रेस दिया, उसमें 2 चीजें कि चीन से कभी भी कोई भी लड़ाई हो सकती है, ये मान के चलिए, क्योंकि चाइना उस तरह का डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है कि जिसमें बहुत सी चीजें आपको पता चल सके। नहीं होगी तो बहुत बढ़िया, नहीं होगी तो कभी नहीं होगी, अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है किसान को। और दूसरा ये है, इन्होंने कहा कि इंडो पैसिफिक रीजन जो है ये हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए और मैरीटाइम इंटरेस्ट की सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण रीजन है, और सारे वर्ल्ड के सबसे ज्यादा डेवलपमेंट इसी क्षेत्र में हो, चाहे वो इकोनॉमिक और चाहे वो मिलिट्री और चाहे वो कोऑपरेशन के, सब इसी क्षेत्र में हो रहा है, इसी क्षेत्र से संबंधित है। आज यूरोप का नाम आ गया कि हम लोग यूरोप की भाषा में तमाम बातें करने लगे कुछ दिन पहले से, जब ये यूक्रेन वाली लड़ाई शुरू हुई उससे पहले यूरोप कहीं लाइट में वो अपना नाटो चला रहे थे, अपना यूरोपियन यूनियन चला रहे थे, अपनी सारी व्यवस्था रखे हुए थे, कोई ऐसा स्ट्रेटेजिक चैलेंज नहीं था। लेकिन इधर स्ट्रेटेजिक चैलेंज, इस पूरे रीजन में हमारा सबसे बड़ा समस्या हमारी है कि हम खुले तौर पर अमेरिका के साथ, खुले तौर पर, कोई छुपा नहीं है कि इसमें हम छुपे हुए हैं, नहीं है, हाँ है, कुछ नहीं, मजबूरी है। मजबूरी ये है कि चाइनीज प्रेशर और जो उसका प्रोजेक्शन है, पावर प्रोजेक्शन, उसका सामना हम अकेले नहीं कर सकते, उसका सामना अमेरिका भी अकेले नहीं कर सकता, वरना कब तक निपटा चुका होता। अफगानिस्तान की तरह, इराक की तरह, सीरिया की तरह ये निपटाने में माहिर हैं अमेरिकन से, ये किसी दूसरे से फंसा के उसी में साफ कर देते हैं, नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में हमको 2 चीजें हैं, एक तो हमको अमेरिका के साथ भी रहना, दूसरा हमको अपने बल पे भी रहना। क्यों? क्योंकि अमेरिका के जो खुद बड़े सहयोगी देश हैं वो सब खुद कह रहे हैं, जैसे साउथ कोरिया के तमाम लोग, मिनिस्टर्स ने और जिम्मेदार लोगों ने कहा नहीं वो अमेरिका ठीक है, हमारा फ्रेंड है, सब सप्लाई आती है, सामान लगा हुआ वो सब ठीक है, लेकिन हमको भी न्यूक्लियर सबमरीन चाहिए, क्योंकि अगर चाइना ने कोई प्रेशर लगा दिया तो आप कहाँ किससे कहने जाएंगे आइए, और ना आए तो जापान खुद कह रहा नहीं वो चीज थी कि वर्ल्ड वॉर के बाद आपने तमाम सैंक्शन लगाए थे, हमने भी अपना जापान सेल्फ डिफेंस फोर्स, मैरीटाइम फोर्स बना के रखा था, कोई बाहर का एक्टिविटी नहीं करे, हमको भी चाहिए न्यूक्लियर सबमरीन, क्योंकि न्यूक्लियर सबमरीन एक ऐसी पावर प्लेटफॉर्म है जो किसी के ऊपर अंकुश लगा सकती है, किसी दूसरे देश के ऊपर अंकुश लगा सकती है कि अगर आपको हमारे ऊपर अटैक करना है या आपको हमारे ऊपर प्रेशर बढ़ाना है तो 10 बार सोचिए, क्योंकि हमारे पास प्लेटफॉर्म है। ये ना सोचिए कि हम किसी के भरोसे बैठे। इधर ऑस्ट्रेलिया के लिए इन्होंने बड़ी अच्छी व्यवस्था कर दी, आकुश 2021 में एक समझौता किया, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने, इन तीनों ने, ब्रिटेन अमेरिका की न्यूक्लियर पावर और न्यूक्लियर डेवलपमेंट और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी लिंक्ड है, ब्रिटेन की कोई अपनी नहीं है, वो सब अमेरिका की, तो ये किसी को देते नहीं है। तो इन्होंने कहा नहीं, चूंकि इस रीजन में ऑस्ट्रेलिया हमारा बेस्ट फ्रेंड है, और जितने भी इधर यूएस ऑपरेशंस हुए 2001 के बाद, 9/11 के बाद जितने यूएस ऑपरेशंस हुए हैं उसमें सब में ऑस्ट्रेलियन जर्नल्स थे, ऑस्ट्रेलियन वॉर मशीन की कुछ भाग लगे हुए थे,
ऑस्ट्रेलिया उसमें लगा हुआ था अमेरिका के साथ, सब में सपोर्टिव रोल में था। तो ऐसे में ऑस्ट्रेलिया को हम छोड़ नहीं सकते। ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन देने के लिए आकिस 2001 किया, और क्वाड में जिसमें हम लोग मेंबर हैं, जो उससे पहले बना हुआ संगठन है, उसमें इंडिया को सूचना भी नहीं दिया कि हमने ऐसा कर दिया और ऐसा होने वाला है। तो इसमें हमको भी सतर्क रहना है कि अमेरिका का तो बेस्ट फ्रेंड तो या उसका भाई समझो ऑस्ट्रेलिया है, उसका सबसे मजबूत या मजबूर होकर साथ देने के लिए बाध्य होंगे जापान की तरफ से, क्योंकि उनके इकोनॉमिक रिलेशंस बहुत लिंक्ड है, तमाम बैंक से और तमाम चीज़ों से लिंक्ड है। इंडिया की क्या पोजीशन? सपोज कीजिए कि भारत और इस एरिया में लड़ाई छिड़ गई, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम क्या पहले लड़ाई करने से पहले चिल्लाएंगे कि आइए आइए बचाइए? कोई भी देश जो है अपने नेशनल इंटरेस्ट और अपने सारी चीज़ों को देखते हुए किसी भी वॉर में जाने के लिए तैयार नहीं रहता। क्यों नहीं यूक्रेन में चले जाते हैं? इतनी बड़ी नाटो फोर्स क्यों नहीं डायरेक्ट एक्शन करती है? क्यों बच रहे हैं? क्योंकि वो अच्छी तरह से जान रहे हैं कि यूक्रेन को सामान, पैसा, रुपया, सामान दे के लड़ाना, इनको मरवाना ठीक है, अपने मरने की क्या जरूरत है? और जब हम बड़ी लड़ाई छिड़ जाएगी तो कहां तक जाएगी? हम कहां कंट्रोल कर पाएंगे? लड़ाई तो छेड़ तो कोई भी सकता है, समाप्त नहीं कर सकता। आप अपने शर्तों पर लड़ाई को समाप्त नहीं कर सकते कि कल हम लड़ाई समाप्त कर रहे हैं और कदम मत तुम समाप्त करो, हम लड़ते रहेंगे। तो ऐसी मजबूरी स्थिति है कि अगर हम अपने बल पे या अपने नेवल फोर्स पे या अपने थिएटर कमांड पे या अपने ज्वाइंट फोर्स कमांड पे नहीं डिपेंड करेंगे नेवी के बल पे, इसमें नेवी मेन है क्योंकि सबको अपने ऊपर लाद के लेके चलने वाली नेवी ही है। एयरफोर्स पहले कहाँ लदेंगे? सारे एयरक्राफ्ट कैरियर पर लद जाएंगे, सारे हेलीकॉप्टर वारशिप्स पर लदेंगे, सारे टैंक और सारे ब्रिगेड जो है वो लैंडिंग टैंक शिप्स में लग जाएंगी। तो लाद के चलने वाला और बोझ उठाने वाला नेवी और स्थिरता भी नेवी। इसीलिए आप वॉच कीजिए कि जो वर्ल्ड के जितने भी प्राइम कंट्रीज हैं, अमेरिका नेवी यूज की। कभी आपने सुना कि अमेरिका ने कहा हम अपने एयरफोर्स से कार्रवाई करेंगे या कहते हैं कि हम अपने लैंड फोर्सेस से करने ना? हमारी नेवी काफी उस पर सब रहता है, उस पर एयरफोर्स भी है, लैंड फोर्स भी है, स्टार वार्स जिसमें कि सैटेलाइट्स वगैरह को ध्वस्त करने की मिसाइल्स होते हैं वो भी लगती है। जिस मिसाइल को चाह जाएगा टारगेट, सैटेलाइट को टारगेट कर सकते हैं, बहुत आसानी से टारगेट होती है। तो ऐसे में जब अगर स्थिति ये है तो हमारे सामने ये सबसे बड़ी चुनौती है कि इंडो पैसिफिक रीजन में हम अपने नीड और अपनी आवश्यकता को देखते हुए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखते हुए इस तरह का फोर्स तो जरूर रखें कि हमारे मेन लैंड जो बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, इंडियन ओशन से सर्किल लिए हुए है, इसकी तरफ से कोई भी चाइनीज प्रेशर या कोई भी चीज हमको दबा न सके। बाद में जो इंटरनेशनल स्थिति होगी उसके हिसाब से जो मदद मिलेगी, जो भी होगी। अमेरिका इसलिए लगा हुआ है कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी चीज है कि हमारे यहाँ डिफेंस प्रोक्योरमेंट बहुत बाहर से होता है। हम बिगेस्ट परचेजर इन दी वर्ल्ड, तो अमेरिका बिगेस्ट सेलर इन दी वर्ल्ड, तो वो इसके लिए भी लगा रहता है। दूसरा ये लगा रहता है कि इन केस हमारे रिपेयर के शिप चल रहे हैं, हमारे और भी शिप चल रहे हैं, कोई रिपेयर की जरूरत पड़ गई तो हम कहाँ जाएंगे? अमेरिका जाएंगे या जापान जाएंगे? तो उसकी स्थिति में इंडिया बेस्ट प्लेस है। जो अगर हमको रिपेयर की तो उसके भी एग्रीमेंट कर रखे, उसमें सप्लाई के लिए भी कर रखे हैं। तो ये सारी चीजें वो इंडिया से जो बस एलाइड चीजें हैं उनके लिए है। ये कोई किसी उसमें किसी भी समझौते में ये नहीं है कि हम आपकी तरफ से लड़ाई लड़ेंगे। कोई किसी की तरफ से लड़ाई, वो बोझ आपको और हमको, देश को खुद सब। तो भारतीय नौसेना में बहुत से परिवर्तन हुए हैं और पिछले वर्षों में इसमें बहुत से मॉडर्नाइजेशन के प्रोग्राम हुए हैं, फिर न्यू परचेजेस हुए हैं, इसमें शामिल किए गए हैं, सिर्फ कमांड्स बनाने की बात है। तो ये सब चल के एक उस दिशा में ये देश जा रहा है कि जब हम एक थिएटर कमांड को ऑपरेट कर सकें, जो कि एक बड़े वॉर थिएटर पे इंडिपेंडेंट रूप से जैसे और दूसरे देश करते हैं, उस रूप में भी हम अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें। ठीक है। इसके बाद जो है अमेरिका ने जो हमसे एग्रीमेंट की है, ये सब उसी तरह के एग्रीमेंट है जैसे लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट है। इसके तहत 2 एग्रीमेंट्स किए गए हैं। एक किया है उसने LNT का शिपयार्ड है चेन्नई के पास,
और एक मझगांव डाक लिमिटेड मुंबई से इन्होंने किया है, क्योंकि अमेरिका के किसी भी कंपनी से कोई भी रिपेयर पार्ट किसी दूसरे देश को सीधे नहीं जा सकता अगर एग्रीमेंट नहीं है, सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स नहीं है। तो मान लीजिए भले इनका वार्शिप खड़ा रहेगा, उसमें जो रिप्लेसमेंट होना है वो सीधे आप नहीं मंगा सकते कि वार्शिप आ गया हमको जरूरत है दीजिए, वो इस एग्रीमेंट के तहत ही आएगा जो आप इन लोगों ने आपस में एग्रीमेंट किया है, तो उसके तहत ही वो सब आएगा। तो ये व्यवस्था इन्होंने कर रखा है। इसमें इंफॉर्मेशन की भी है कि जो हम सूचनाओं को भी देंगे, एक बहुत बढ़िया पावर मिल गया है, इंफॉर्मेशन का पावर। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन का पावर है या जिस देश के पास इंफॉर्मेशन का पावर है वही किसी भी लड़ाई में अपर हैंड रख सकता है, क्योंकि सूचना का ही महत्व है और सारे एक्शंस और रिएक्शंस वो सारे बेस्ड होते हैं कि जो इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है। इसीलिए चाइना ने पिछले वर्षों में अमेरिका और रशिया या यूरोपियन यूनियन को छोड़ते हुए अपना ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम खुद डेवलप किया है। और जो भी उनका सिस्टम हो, बहुत से तो लोग बताते हैं राइटर्स में भी ग्रुप रहता है, कंट्रीज में भी ग्रुप रहता है। तो एक जो ग्रुप वाले कंट्री रहते हैं वो उसको बहुत अच्छा बताते हैं, दूसरे वाले उसको बुरा बताते हैं। और वो सब अमेरिकन पैटर्न पे, क्योंकि अब चाइना का डेवलपमेंट जो है वो बेसिक डेवलपमेंट नहीं है, वो सब साइबर थ्रेट, साइबर चोरी वाला है। जितने अमेरिका के फाइल पिछले 25, 30 साल, 40 साल में गायब हुए हैं, लेकिन ये उसके पास ताकत है कि कोई इंफॉर्मेशन को दूसरे रूप में डेवलप करने का। तो भाई मान लीजिए हम कोई जहाज बनाने का फार्मूला कहीं से मिल जाए, कोई दे दे ब्लूप्रिंट, तो हम जहाज थोड़ी ना बना पाएंगे। हमारे पास तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं है, उसको या तो लेकर जलाएंगे या तो कहीं बेचने की कोशिश करेंगे। तो उसके पास है, वो जितने भी मिसाइल्स हैं, जितने जेट फाइटर्स हैं, जितने भी एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, उन सब की बेस डिजाइन सब पेंटागन की चोरी हुई फाइलों से ही। लेकिन ये उसके आगे का डेवलपमेंट करने में वो माहिर है और वो उसको बदल के या उससे भी बेहतर चीज़ों को बनाने की दावा करते हैं। अब इनका बिडाउ सिस्टम जो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है वो कितना बेहतर है तो यही जानते हो। तो क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है, मिल सकता है, लेकिन वो चाइनीज में, मैंड्रिन में अब अपना यूज करते हैं और वो किसी के ऊपर इंफॉर्मेशन के लिए डिपेंड नहीं है। जो 20वीं सेंचुरी था, इससे पहले, इस शताब्दी से पहले की शताब्दी थी, वो आप सब लोग जानते हैं कि वार डेवलपमेंट और सोसाइटी की डेवलपमेंट दोनों के दृष्टिकोण से आज तक के इतिहास की सबसे बढ़िया शताब्दी। उतना डेवलपमेंट किसी भी सेंचुरी में नहीं हुआ, लेकिन वो सब डेवलपमेंट अब पुराने पड़ गए। इसलिए क्योंकि जब इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन हो गया और अमेरिका पर 9/11 का अटैक हो गया, उसके बाद से पूरे विश्व की, और उधर रूस, तो यूएसएसआर रूस बन चुका था, तो तुरंत ही 2001 के बाद से ग्लोबल बहुत बड़े चेंजेस हुए। जो सुपर पावर के रूप में तो अमेरिका है, सारे वर्ल्ड का, टोटल वर्ल्ड का स्ट्रेटजिक कंट्रोल जो है, भाई टाइम देखते रहिएगा, जब होगा बता दीजिएगा। उसी में नमस्ते कर। तो ग्लोबल जो था वो स्ट्रेटजिक कंट्रोल जो अमेरिका के पास है, क्योंकि उस तरह की नेवी किसी के पास नहीं, उस तरह का नेवल कमांड किसी के पास नहीं, उस तरह की नेवल थिंकिंग या जिसको कहा जाता है कि नेवल अप्रोच किसी के पास नहीं। और ये अगर डेवलप कोई करना चाहेगा तो उसके लिए अथाह पैसे और टेक्नोलॉजी की जरूरत है। तो दोनों को जब मिलाते हुए चलिएगा तो 100 साल लगेंगे। अगर कोई बड़ा देश आगे बढ़ता है, ठीक है, कर सकता है, रसा कर सकता है, लेकिन रसा के पास पैसे नहीं, टेक्नोलॉजी विल पावर तो उसके पास पूरा, उसके बाद पैसे नहीं। और वो ग्लोबल उससे हट गया है, अप्रोच से हटा हुआ कि हम तो सुपर पावर हैं। चीन कर सकता है, लेकिन जब करेंगे तो इनको भी 2050-60 के बाद से कहीं इनका मैसिव शुरू होगा, जो ये जिस तैयारी में। लेकिन एक होता है ना कि पावर प्रोजेक्शन बहुत तगड़ा है इसका। चीन का पावर प्रोजेक्शन जो उसके इधर ईस्टर्न कोस्ट का डेवलपमेंट है, सब ईस्टर्न कोस्ट का डेवलपमेंट है, वेस्टर्न कोस्ट पर तो रूस लगा हुआ। तो जो ईस्टर्न कोस्ट पे जो है उसके जो मैरीटाइम पावर है, जो उसका पावर प्रोजेक्शन का जो लगा हुआ है, वो हवाई तक का लगा हुआ, अमेरिका के ईस्टर्न कोस्ट तक, अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट तक लगा।
वो इतनी तेज फायर पावर है कि उसमें आप बड़ी बड़ी नौसेना और ये सब लेके बहुत जल्दी सफल नहीं हो सकते। इसीलिए अमेरिका तमाम स्थिति पर ब्रेक लगाए हुए है और समय समय पे कहता नहीं, कन्फ्रंटेशन नहीं जरूरी है। जब अपना समय आता है तब बताते हैं कन्फ्रंटेशन नहीं जरूरी, कोऑपरेशन जरूरी है। और जब प्रेशर बनाना रहेगा तब ग्रुप बनाने लगेंगे। तो सुपर पावर अपने मर्जी से काम करते हैं, आज कर रहे हैं कल दूसरा काम, परसों फिर इसी के लिए लोग सुपर पावर बनना चाहते हैं कि जब हमारी कोई अकाउंटेबिलिटी ना है। हमने अफगानिस्तान को गिरा दिया, वहाँ कोई ह्यूमैनिटेरियन लॉस नहीं हुआ। हमने इराक को ध्वस्त कर दिया, कंट्री को ध्वस्त कर दिया, वहाँ कुछ नहीं हुआ। हम पूरे दुनिया में डिस्टर्बेंस करें, वो कुछ नहीं हुआ। वो हमारा डेमोक्रेटिक वैल्यू है और डेमोक्रेसी की नवा किस किताब में लिखा हुआ है। लेकिन ये पावर रखने की जो चाहत होती है, ये इकोनॉमिक मैच्योरिटी की बात होती है। जब आप आर्थिक स्थिति आपकी या कंट्री की इतनी डेवलप हो जाती है, मैच्योरिटी आ जाती है, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, ट्रेड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो आदमी ये सोचता है कि ये पैसा ही लेके क्या करेंगे, पावर भी तो होना चाहिए। जहाँ से निकले 10 लोग रिकॉग्नाइज करने भी वाले तो होने चाहिए। तो अगर उस स्थिति में कंट्री पहुँचते हैं तो लड़ाई, तब वॉर है। जैसे जर्मनी ने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में नेवल पावर को बदलने का कोशिश किया था कि ब्रिटिश यूनियन नेवी जो है, रॉयल नेवी नंबर 1 पे होती है, वो नंबर 1 पे रहेगी, जर्मन नेवी नंबर 1 पे रहेगी। वो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हो गया। वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के कारण हो गया। भाई आपने जिसको दबाया था वो दब के बैठा था, शेर था ही। जब उसको पावर आ गया, मौका लगा, जब उसने इकोनॉमिक मैच्योरिटी प्राप्त कर लिया, 3-3.5 साल की इकोनॉमिक पावर को सस्टेन कर रहा था, तो उसने लड़ाई शुरू कर दिया। उसने कहा चलो अब लड़ाई लड़के ही ले लेते हैं, क्या करना देखा जाएगा। तो इसी स्थिति में जब हम देखते हैं, अपने आप को पाते हैं, तो 21वीं शताब्दी में ट्रेड और कॉमर्स जो है इम्पोर्टेंट हो गया। अब जो है सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपके पास मैसिव इकोनॉमिक प्रोडक्शन पावर होना चाहिए, जिससे आप इकोनॉमी जनरेट करें और वो बहुत दूर दूर तक जाए। सामान का एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी चाहिए, लोकल सेल वाली इकोनॉमी नहीं चाहिए, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड चाहिए, ताकि पूरे विश्व का पैसा और सारी चीज़ें आपके गिरने शुरू। तो उसमें आपकी जो जिम्मेदारी जो है, आपके मैरीटाइम इंटरेस्ट बहुत दूर दूर तक फैल जाती है। चीन क्यों बनाता है ये तमाम मैरीटाइम सिल्क रोड, वो भी हुआ तमाम प्लान, ये इसलिए बना रहा है कि जो उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट यूरोप में फैले हैं, उसके इकोनॉमिक दोनों अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, उसके बहुत बड़ा इकोनॉमिक इंटरेस्ट अफ्रीका में नंबर 1 का ट्रेडिंग पार्टनर है, एशिया में है। तो अगर हमारे ये सब चीज़ें नहीं करेंगे तो फिर हम अपने को सस्टेन आगे चल के नहीं कर पाएंगे। कहीं कोई स्थिति होगी तो कहीं रास्ता बंद हो गया, तो कहीं कुछ हो गया, तो कहीं कुछ हो गया, कहीं हार्बर की फैसिलिटी नहीं मिलेगी, कहीं पे पोर्ट की फैसिलिटी नहीं मिलेगी, तो हमारा सब डिस्टर्ब। तो ऐसा करो कि ये सब चीज़ें अपनी खुद की रखो और कंट्रीज को फंसा के रखो ऐसा कि वो उसी में हमको सहूलियत देते रहें और हम अपना इम्प्रूवमेंट इकोनॉमिक करते रहें। हालांकि इधर बहुत से रिपोर्ट्स ऐसे आ रहे हैं कि चीन की आर्थिक स्थिति जो है वो पिछले 5-6 सालों में वो डिटोरिएट कर रही है। कोरोना के बाद भी डिटोरिएशन हुआ है और वहाँ से बहुत सी कंपनियां जो वहाँ पे एक्सपेंशन का प्रोग्राम लगाए हुए थे, वो सब कंपनियों ने एक्सपेंशन का प्रोग्राम सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश तक में कर दिया। वहाँ से कुछ हट गए कितना, लेकिन सही स्थिति का बहुत ज़्यादा पता इसलिए नहीं पड़ेगा। 2 तरह के रिपोर्ट मिलते हैं, एक रिपोर्ट मिलती बर्बाद हो गया, एक रिपोर्ट मिलती नहीं कुछ नहीं हुआ, वो उसी तरह का ग्रोथ दिखा रहा। तो किस पर विश्वास करें जब तक कि वहाँ आपकी पूरी कहीं कोई क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन ना रहे या खुदा हो। लेकिन जो भी हो उसकी बात अलग है और वो निश्चित रूप से अमेरिका उसको बहुत महत्व दे रहा है। और अमेरिका ने कई फोरम पे कहा था कि हम इंडो पैसिफिक रीजन की सुरक्षा के लिए और अपने दोस्तों, मित्रों और हितों की सुरक्षा के लिए अपनी 60% फाइटिंग पावर को लगाते, 60% लगाते। और जो वर्ल्ड का जो उसका बिगेस्ट बेस है, जो हवाई का बेस है, इंडो पैसिफिक बेस कमांड कर दिया उसको, वो पूरी तरीके से तैयार रखा गया है कि एक सुरक्षित दूरी लिए हुए है, बहुत दूर है चीन से,
और वो इस लड़ाई में या इस प्रेशर में पूरा काम करेगा। उसके साथ ही साथ उसका गुआम का बेस है, जापान में अकियामा पे उसका अपना बेस बना हुआ है। इंडियन ओशन में डिगो गार्सिया का बेस जानते हैं, 5th फ्लीट बहरीन में लगा हुआ है। तो अमेरिका जब भी चीन के ऊपर प्रेशर लगाएगा वो दो तरह से लगाएगा, एक तो उधर से वेस्टर्न पैसिफिक ओशन रीजन से, और दूसरा इंडियन ओशन रीजन से, हम लोग के नीचे से, हम लोग के 1000 किलोमीटर नीचे से। ये दो तरफ से चीन को अटैक करेगा, ठीक है। इसी को चीन भी जानता है कि ये दो ही तरफ से कर ही सकते हैं, समुद्र दो ही तरफ है, तीसरी तरफ तो है नहीं। तो इसीलिए उसने ग्वादर पोर्ट डेवलप कर रखा कि अगर ये बहुत ज्यादा प्रेशर करेंगे और इधर स्टेट ऑफ मलक्का या इंडोनेशिया के जो मस्कर और सुंडा वाले रास्ते हैं ये बंद होंगे हमारे लिए, तो हम उधर लैंड रूट से जाके गवादर से निकलने की कोशिश करेंगे। और गवादर पर जो हमारी नेवल फोर्स लड़ेगी रहेगी उसको सप्लाई पीछे से मिलता रहेगा, उसको लड़ने का रीइंफोर्समेंट पीछे से। तो एक बहुत बड़े स्ट्रेटजी के अंदर काम हो रहा है जिसके अंदर हम लोग सैंडविच की तरह फंस गए। और जैसे 2000 के कोरोना पीरियड 20 के बाद चीन ने हमारे लैंड बॉर्डर पर लगातार प्रेशर बनाए रखा। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने उस समय लगातार हम चीन के ऊपर प्रेशर बनाया था। कोरोना पीरियड में अमेरिका के दो एयरक्राफ्ट कैरियर साउथ चाइना सी में चीन के आसपास चक्कर मार रहे थे और प्रेशर बनाए हुए थे कि ताइवान पर खबरदार, ताइवान को छूना नहीं, ताइवान के खिलाफ कोई भी एक्शन जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो जब भी अमेरिका वो चीन के ऊपर प्रेशर मारेगा तो चीन हमारे लैंड बॉर्डर पर प्रेशर लगाएगा। क्यों लगाएगा? कि हो सकता है ये कुछ टेंशन रिलीज करवावे, अमेरिका कुछ अपना टेंशन पीछे करेगा, भाई अब इनके ऊपर इतना ये दोस्त है, हमारे सहयोगी हैं। तो ऐसे में देखिए ध्यान रखिएगा कि जब अमेरिका चीन पर ज्यादा प्रेशर बनाएगा, चीन भारत के ऊपर बनाएगा, क्योंकि लैंड बॉर्डर हमारा ही लगा हुआ है, ना ऑस्ट्रेलिया का लगा हुआ है और ना जापान का लगा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में अब ये बहुत जरूरी हो गया है कि हम अपने इंडो पैसिफिक रीजन के जिम्मेदारियों और चुनौतियों को बहुत अच्छी तरह से समझ गए हैं, समझ रहे हैं, और आगे के वर्षों में एक इस तरह की नेवल फोर्स का डेवलपमेंट करें जो कि वाकई एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक रीच कैपेबिलिटी वाली नेवी हो और वो आगे बढ़ के कोई निर्णायक भूमिका अदा कर सके। तो बहुत से डेवलपमेंट्स हुए हैं, ये सारे मेजर अचीवमेंट्स हैं जो इधर 2021 के बाद से हुए हैं। हम थोड़ा जल्दी बताते, एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण भी हुआ है अपने देश में, और वो एक निर्माण के प्रोजेक्ट चल भी रहा, बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। फिर ये हमारी नीड है इस समय की, इसमें हमारे पास कम स्ट्रेटजिक रीच कैपेबिलिटी की इंडियन नेवी होनी चाहिए जिसमें 3 फ्लीट्स होंगे, 3 एयरक्राफ्ट कैरियर चलेंगे। क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर और सबमरीन की जो सबसे बड़ी खराबी होती है किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर और सबमरीन की, इसमें खराबी बहुत, टेक्निकल मैकेनिकल खराबी बहुत आती है, और जहाँ खराबी जरा सी आई तो उसको खड़ा किया गया, उसको तो आगे लेके जाएंगे। तो रिजर्व में रखना पड़ता है कि उसके जगह पर कोई दूसरा वॉरशिप जो है साथ में जाए। तो 3 हम चाहिए, जो SSN और SSBN जो है ये न्यूक्लियर सबमरीन है, इसमें 6 से 10 चाहिए जो कि बिल्कुल रेडी रहे, 3-4 या 2-3 रेडी एकदम घूमती रहे कि अगर आपने हमको डिस्टर्ब किया तो इससे हम कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद 24 कन्वेंशनल सबमरीन चाहिए। LST ये बहुत बड़ा चीज़ है, लैंडिंग शिप टैंक्स, इसी से लैंड कराया जाता फोर्सेस को। एम्फीबियस वॉर कैपेबिलिटी जो होती है इसी से बनती है। ये छिछले तल वाले होते हैं, इनका तला ऐसे नहीं रहता, ये छिछले तल वाले होते हैं, ये बिल्कुल कोस्ट पे चढ़ जाते हैं, इनको बिल्कुल बालू के ऊपर चढ़ा देते हैं, आधा बालू पे आधा पानी में। और जितने टैंक हैं, जितने गन्स हैं, जितने सैनिक हैं, जितने ब्रिगेड हैं, वो सब इसमें से उतरते रहेंगे। पैराट्रूपर्स हैं और ये कम्युनिकेशन वाले आदमी हैं, फिर ये मैरीन सोल्जर, सब इसमें से निकल के जाते रहेंगे। इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। तो 5 बड़े चाहिए, अभी एक है हम लोग का जलास जो अमेरिका से खरीदा गया था, USS ट्रेंटन, 36-40 हज़ार टन का एक है। फिर उसके बाद 5 मीडियम LST चाहिए, 22 लॉन्ग रेंज के सर्विलेंस और रिकॉनाइसेंस प्लेन चाहिए, जिसमें से 8 खरीदा गया है, 4 और अमेरिका से P-8I खरीदा गया है, ये लंबी दूरी का है और बहुत अत्याधुनिक है। एंड ये सबमरीन वॉरफेयर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म है। ये ऊपर से मारेगा पानी के नीचे, जहाँ भी सबमरीन रहेगी उसको ध्वस्त करेगा। फिर UAV 30 चाहिए,
जिसमें अमेरिका से खरीदने की पहल चल रही है, 2 खरीदा भी गया प्रीडेटर, और मिसाइल्स और एंटी शिप मिसाइल्स चाहिए, क्योंकि अब जमाना जो है, ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी लड़ाई अब डिस्टेंट बैटिंग होगी। आप आस पास खड़े होकर लड़ाई नहीं लड़ सकते। थल पे तो हो जाएगी, क्योंकि हमारी सेना तो भागेगी नहीं वहाँ से, अब तुम अटैक करोगे तो सामना करेगी, ठीक। लेकिन जो पानी की लड़ाई होगी या उसमें ये बहुत दूर से होगा। जैसे इंडिया पर अटैक करने के लिए किसी मान लीजिए कोई देश आता है, तो हमारे कोस्ट से 200 किलोमीटर दूर नहीं खड़ा होगा, वो हमसे 2000 किलोमीटर दूर खड़ा है, ताकि वहाँ से मिसाइल से अटैक करेगी कि अपने सुरक्षित रहना। अब जहाँ जैसे जैसे नज़दीक आते जाएंगे उनकी सुरक्षा गड़बड़ नहीं। इसमें नेवल डिप्लोमेसी जो होता है ना, जो ये गुडविल एम्बेसडर्स की अभी आप बात इसमें दिखा रहे थे, तो नेवी सबसे बढ़िया गुडविल एम्बेसडर। ये सारे दुनिया के पोर्ट पर जाती रहती है, वहाँ पे लेक्चर देते हैं, वहाँ के लोगों के लेक्चर्स को सुनते हैं, उनके वार मशीन्स को देखते हैं, अपने वॉरशिप्स को दिखाते हैं कि हमारे उनके देखने से आइडिया आता है कि इनके पास क्या है। तो ये नेवी का साल का कार्यक्रम चलता रहता है। इसमें दूसरी बात ये भी रहती है कि हमको अपनी वॉरशिप्स की क्षमता को भी देखना रहता है। ऐसा ना रहे सब खड़े रहे मुंबई हार्बर पे और जब स्टार्ट करें तो स्टार्ट ही ना चल ही ना पाए, क्योंकि रखे खराब हो गए। तो इनको चलाते रहना। फिर नेवल एक्सरसाइजेज दुनिया के सारे देशों से बड़े एक्सरसाइज में हमारे वॉरशिप्स जाते हैं और हम एक्सरसाइज में भी भाग लेते हैं। तो उससे ये होता है कि हमें तमाम पॉलिसीज़ का पता चलता, तमाम वॉर स्ट्रेटजी का पता चलता। उसके बाद जो नेवल असिस्टेंस और कोऑपरेशन है, हमारे जितने छोटे छोटे इंडियन ओशन के देश हैं, ये सब हमसे सहयोग ले चुके हैं। ट्रेनिंग तो सबकी इंडियन आर्मी नेवी ने किया, सबको ट्रेन किया है कि कैसे चलाओगे, कैसे नेविगेशन देखोगे, कैसे। फिर इसके साथ साथ हमने कुछ देशों को सामान भी दिया, जैसे मालदीव को भी दिया है, इधर म्यांमार को दिया, सेशल्स को दिया, और किसी को डॉर्नियर प्लेन दिया, किसी को सबमरीन दिया। तो ट्रेनिंग फैसिलिटीज हमारी जो है बेस्ट इन दी वर्ल्ड है, बहुत बढ़िया ट्रेनिंग फैसिलिटी है। और एशिया के बहुत से देशों ने आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों की ट्रेनिंग हमारे यहाँ दी है। यह सबसे सस्ता भी है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जो समझाने का तरीका, हम जीरो से स्टार्ट करके ऊपर चलते हैं। लेकिन यूरोप और अमेरिका में ट्रेनिंग लेने जाइएगा तो आधे जानते हैं कि आधा आपको मालूम होगा। इतने आप बेवकूफ़ नहीं है कि आपको मालूम, तो आधे के ऊपर शुरू करते हैं। तो जब आपको बेसिक्स का नहीं ज्ञान रहेगा, सबको नहीं रहता, सारे सैनिक या इतने हाईली ट्रेंड थोड़ी ना होते हैं कि सारी चीज़ों को